वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज अपनी डेट 12 जनवरी की हो गई है। जनवरी के आप सभी लोग आई होप अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, डेली डेली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जनवरी में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं 12 जनवरी को। पीडीएफ चाहिए, ये रहा आपके सामने पेड ग्रुप, और ये है हमारा टेलीग्राम। आप इसमें ज्वाइन करके सारे अपडेट्स को ले सकते हो। ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले ओटीटी का मार्केट, फिर स्पॉटलाइट, लीगल एड भारत में कितनी मिलती है, पृथ्वी, स्पेस एक्स और इसरो का कोलैबोरेशन। सो स्टार्ट करो। सबसे पहले ओटीटी। देखो भाई, ओटीटी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या कहलाते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत चेंजेस आए हैं, इनका मार्केट काफी बड़ा है। आपको पता है जियो सिनेमा प्रीमियम कंटेंट भी फ्री में दे रहा है। तो इस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते ही यही हैं, amazon, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, सोनी लाइव। तो ये सब जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। अब इनका जो मार्केट है वो 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि 2024 तक आते आते इनका जो मार्केट है वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ओटीटी मार्केट में ये जियो सिनेमा जैसे अब आईपीएल देख रहा है तो फ्री दिखाते हैं यूजर्स को। ठीक है, तो इसकी वजह से जो बाकी और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इनको भी यहाँ पर फ्री में देना पड़ता है फिर। ठीक है, तो वही है कि या तो वो ग्रोथ करे या अपना प्रॉफिट जहाँ पर चेक करे। ठीक है, क्योंकि जियो सिनेमा क्या है, वो अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने जियो की सिम लॉन्च करी, फोन लॉन्च किया था, तो काफी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने फ्री में चीजें दी थी। सेम ऐसे यहाँ पर भी वही यही चीज चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट जो है ना वो इस तरीके से देना उसको, हो सकता है कंटेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको लॉस भी प्रोवाइड करवा के जाए। ठीक है, तो ये सब जो काफी सारे मर्ज भी हुए हैं, जैसे कि आरआईएल और डिज्नी, जी और सोनी मर्ज हुए। तो इन सब की वजह से भी ओटीटी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चेंज आया। आज के आने वाले समय में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मार्केट होगा उसमें काफी सारी वीडियो जो है वो फ्रीज में भी अवेलेबल रहेंगी। सब्सक्रिप्शन भी होगा तो बहुत कम अमाउंट में होगा, क्योंकि उनको भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है। उनको भी देखना है कि भाई बाकी जो कंपनीज है उनसे कंपटीशन किस तरीके से रखना है। तो ये है रेगुलेशन पूरा यहाँ पे मेंटेन करके रखना, लोग कितना देख रहे हैं, क्या व्यू कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीजें भी देखना। राइट, तो व्यूअरशिप ट्रैकिंग कहते हैं उसको, जब वो पूरा एक जब तरीके से चेक करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ कौन सा डेटा, कितने लोग कहाँ पे क्या देख रहे हैं, और जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो क्या लोगों को पसंद में आ रहा है या उनका क्या ट्रेंड है, वो सारी चीजें। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी होगा उसका एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क रहेगा। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला है कि अगर आपको कुछ भी मटेरियल दिखाना है ओटीटी प्लेटफॉर्म से तो आपको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से सब कुछ चेक करना पड़ेगा, मतलब उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ओटीटी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स रहता है व्हाट्सएप के लाइसेंसिंग प्रोग्राम के ऊपर, उनका रेवेन्यू और ये सब। उसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट जो ये है, इनसे अपना पेपर लेती है, इनसे अपना लाइसेंस ऑब्टेन करती है, रिस्पॉन्स भी इनसे आता है। आगे आने वाले समय में यही बोला जा रहा है कि ये इंडस्ट्री पूरी ग्रो करेगी, बूम पे आएगी, और अपना कंटेंट वगैरह ये सारी चीजें जो है वो और इंक्रीज होगी इसके अंदर। राइट, तो ये था छोटा सा आर्टिकल जो कि आपको पता होना चाहिए ओटीटी के बारे में। आई होप आप लोगों ने साथ साथ कंटेंट को भी रीड कर लिया होगा। ठीक है, गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा कंटेंट को, सारे जितना जितना मैंने आपको करवाया है, बताया है, बिकॉज कंटेंट पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। देखते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाला जो है हमारा, वो यहाँ पर रेगुलेटरी ओवरसाइट स्पॉटलाइट कहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें हिंडनबर्ग की रिसर्च आई है, और उसमें इंडिया के इन्वेस्टर्स के ऊपर यहाँ पे काफी कुछ बताया गया है।
हिंडनबर्ग एक रिसर्च रिपोर्ट है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जानी है ये। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, ये आपके जो इंटरव्यू है ना वहां पे भी जरूर काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक रिपोर्ट है जैसे ये हिंडनबर्ग की। अब इस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स के बारे में डिटेल में बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई जो अडानी ग्रुप है उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस लेकर के आए। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो भारत में सेबी जो है वो यहाँ पर चेक करेगा। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं सेबी को रेगुलेट करने होते हैं। सेबी का काम ही होता है रेगुलेशन करना। किस चीज को रेगुलेट करना? पूरे के पूरे जो भी इन्वेस्टिंग मार्केट है पूरे इंडिया में, उस इन्वेस्टिंग मार्केट को पूरे तरीके से चेक करना, उसके ऊपर पूरा एक नजर रखना। राइट, वो सब इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। समझे? तो आपको ये भी एक छोटा सा पता होना चाहिए, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सेबी का रूल वगैरह पूछ लेंगे, जुडिशरी यहाँ पे क्या चेक कर रही है, क्योंकि कोर्ट ने तो यही बोल दिया ना कि भाई जो हिंडनबर्ग रिसर्च के थ्रू आया है, काफी ज्यादा ये चीज वायरल भी हुई थी, कि आप ये जाकर के चेक करो, इसमें अगर इन्वेस्टर्स ने कुछ भी प्रॉब्लम बताई है तो उस पूरे रिपोर्ट को चेक करना भारत की जो भी यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं की बनती है ना। हिंडनबर्ग असल में जो रिसर्च कंपनी है ये न्यू जर्सी यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, तो वो आपको एक न्यूज पता होनी चाहिए। अडानी ग्रुप, ये बताया गया था, गौतम अडानी जो कि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं, अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन, वो इस तरीके से यहाँ पर उनको कितना ज्यादा यहाँ पर स्पाइक हाई हुआ है, उनका प्राइस कितना हाई हुआ है, वो सब चीजों के बारे में बताया। ठीक है, उन्हीं के जो एक छोटे भाई हैं गौतम अडानी के, राजेश अडानी, उनको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है भारत की, उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने डायमंड ट्रेडिंग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले किया था। आर्टिफिशियल टर्नओवर बनाया था, उनको अरेस्ट भी किया गया, टैक्स फ्रॉड के चक्कर में, फॉर्जरी के चक्कर में उनको किया भी गया था। और साथ ही साथ जो गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ है समीर वोरा, उनको भी यहाँ पर सेम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में पकड़ा गया। और जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी, उनको भी मीडिया ने काफी चीजें जो है वो बोली है, ये बोला है कि भाई जो भी फ्रॉड होते हैं, हट करके फ्रॉड होते हैं, जो नजर में नहीं आते, वो वही सारा कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, वो काफी सारे यहाँ पर चीजों को देखते हैं, जैसे कि यूएई में, सिंगापुर में, कैरिबियन आइलैंड्स में, मॉरिशियस में, तो यहाँ पर जो ये कंट्रोल है वो देखते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे जो है ये चीजें देखने को आई हैं अडानी की फैमिली के साथ। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट्स जो है वो निकल के और ये सब कुछ पता चला है। ठीक है, इसके ऊपर जुडिशरी ने यहाँ पर बोला था कि आप इन्वेस्टिगेट करो। और इसी से क्या है कि जो भी शेयर प्राइसेस यहाँ पर मैनिपुलेट किए गए हैं, बताया गया है कि शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, तो उससे यहाँ पर जाकर के सेबी को पूरा चेक करना चाहिए। ठीक है, ताकि फेथ वापस से लोगों का रेगुलेटरी सिस्टम में बना रहे। ठीक है ना, ये जितने भी यहाँ पर फ्रेमवर्क होते हैं इस पूरे को चेक करने के लिए, वो फ्रेमवर्क होते हैं जिसका नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये सब जो है इनके ऊपर पूरा चेक करें, उनको लीगली चेक करते हुए, इनके इन्वेस्टिगेशन करते हुए, पीआईएल्स अगर कोई भी आती हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पीआईएल का मतलब होता है लोग यहाँ पे जो फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहते हैं उसको। तो वो लोगों का राइट होता है फाइल करना, तो उसके ऊपर भी वो चेक रखें पूरा। ठीक है, तो ये वाला एक पूरा रिपोर्ट था, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिसर्च कहते हैं इसको पूरी। और अभी तो फिलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, कि यही बोला है जजेस ने कि भाई यूएसए की जो है इस कंपनी की वजह से काफी इनको झेलना पड़ा। राइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लीगल एड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लीगल एड मतलब होता है कि लोग जो है भारत में, अगर वो कोई रिच है या पुअर है, किसी भी टाइप का व्यक्ति, तो भारत में उनको लीगल एड किस प्रकार से मिल जाती है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के हेड जस्टिस बी आर गवई को बनाया गया है। ठीक है, तो
ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती है ये 1987 के तहत चल रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, जिसमें फ्री आपको लीगल सर्विसेज दी जाती हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं चेयरमैन बन के, और साथ में और भी मेंबर्स रहते हैं, वो भी जजेस ही होते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस होती हैं। और ये सारी अपॉइंटमेंट सीजेआई करते हैं। अभी बीआर गवई और 9 अदर मेंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं, एक तो होती है सालसा, ठीक है, एक होती है नालसा। नालसा क्या होता है? नालसा होता है पूरे नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज की एक अथॉरिटी का काम करना, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे लीगल सर्विसेज का चेक रखती है। वही अब स्टेट लेवल पे भी, अब एक नेशनल लेवल पे बना के काम तो चलेगा नहीं, तो स्टेट लेवल पे भी बनानी पड़ेगी। तो स्टेट लेवल पे एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाती है, वो हर स्टेट में होती है, जो कि लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज देती है, ज्यादातर उन लोगों को जो कि पुअर हैं और इनएफिशिएंट है या इलिटरेट है, जो कि हेल्प यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन उनका कोई केस है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। और लोक अदालत जो है उसमें भी ये चीजें सॉल्व की जाती है। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा सके। सालसा के हेड कौन होंगे? उस जगह के सीजीआई, उस हाई कोर्ट के सीजीआई में से, मान लो अगर गुजरात में है सालसा, तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है मेन, वहां पे, या फिर राजस्थान है जैसे, तो राजस्थान में जो मेन उनका हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में। उसकी बेंच जयपुर में है, लेकिन जो जोधपुर में बैठता है मेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस हमारे सालसा के हेड होंगे। ऐसे ही नालसा है, वो नालसा का आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ऐसे ही डीएलएसए भी होते हैं, डालसा भी कह सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट और तालुकास में बनाए जाते हैं। तालुका में तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहां पर एक डीएलएसए भी बना हुआ होगा, जहाँ पे वहां का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उसका चेयरमैन होगा। ऐसे ही जो तालुका होगी वहां पर भी सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, वहां का सीनियर सिविल जज हेड होता है। समझ गए? तो ये समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट 4 तरीके के होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास कोर्ट की हायरार्की भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, लोक अदालत है। इसी प्रकार से इनके साथ में जुड़ी हुई एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है। तो नेशनल वाली जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, उसके हेड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होंगे वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे किसको बनाना है, कैसे बनाना है। ऐसे स्टेट वाले के जो होंगे, स्टेट, हर स्टेट में अपना अपना लीगल सर्विसेज है, वहां पे हाई कोर्ट जो होंगे, हाई कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो वहां के हेड हो जाएंगे सालसा के। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाला है, और ऐसे ही तालुक वाला है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, आप कहेंगे बड़ा अच्छा सिस्टम है यार भारत में, तो बहुत अच्छे से बना रखा है इन्होंने, पर ऐसा है नहीं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको फ्री लीगल एड भी मिलती है और यहाँ पर ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि लोगों को पता ही नहीं है, मतलब आप में से भी हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, और कई स्टूडेंट्स, मतलब या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ रखे हैं लेकिन वहां जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्यों भाई? जो आप पेड आप सर्विसेज लोगे और जो यहाँ पे फ्री की सर्विसेज है, उसमें फर्क तो होगा ही ना, आप खुद सोचो, फर्क तो आएगा ही ना। ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लोगों को पता है कि यार ये फ्री में चले जाएंगे ना अगर, तो भाई हमको चक्कर बहुत लगवाएंगे। ये बहुत कॉमन सी बात है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमें बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो ये काम तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है, लोगों को ये चीज की प्रॉब्लम रहती है, और मैं समझ सकती हूँ ये चीज है भी भारत में, चाहे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बना रखी है, पर फिर भी जो ये लेवल्स है ना वो सही नहीं है कुछ यहाँ पर, ठीक है। उतना अच्छा काम है नहीं करने का। अवेयरनेस लोगों में सबसे पहले तो लेके आए, क्वालिटी सबसे पहले इंप्रूव करें, अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो क्वालिटी सही करो, ये जो लॉयर्स है उनकी सैलरी वगैरह उनको देखो, देखो सारी चीजें, करप्शन को रिमूव करो, अपने आप जो है लोगों में अवेयरनेस भी आ जाएगी। और फंडिंग और सिंप्लीफाई करो ताकि लोगों को समझ में आ सके ये चीजें। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में ये चीज लिखी हुई है, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से आर्टिकल में है, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए हमारे पुअर पीपल को, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो, अब आया है यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान करके, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक स्टार्ट करा है स्कीम पृथ्वी विज्ञान, जिसमें वेदर, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, नेचुरल हजार्ड्स, कोस्टल, सारे सारे टाइप के हजार्ड्स को, हमारे आर्कटिक, इंटार्कटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, पोल्स, सब में यहाँ पर रीच किया जाएगा। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट करा है, ठीक है।
और कैबिनेट से इसको परमिशन मिली है। करीब 5,000 करोड़ के यहाँ पर स्टार्ट किया, जिसके अंदर 5 अंदर सब स्कीम रहेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये 5 सब स्कीम्स पे बनेगा या फिर इनके फुल फॉर्म पे बन सकता है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको लिखना। अक्रॉस मतलब कि एटमॉस्फेयर को और क्लाइमेट को चेक करने के लिए है। ओ स्मार्ट मतलब ओशन को चेक करने के लिए। पी से पोल्स जो होते हैं ना, आर्कटिक, एंटार्क्टिक और हिमालयास। सेज में एस से सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी और जियो साइंस का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स जो होते हैं ना, है ना, सिस्मोलॉजी, रिचर स्केल, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज, उन सब के लिए। और लास्ट में उन सब के रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, रीच आउट। तो ऐसे पृथ्वी में ये 5 प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया जो हर एक को कवर करता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, वाटर हो, पोल्स हो, अर्थक्वेक हो, क्रस्ट हो, कोर हो, सबको कवर अप करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर सारी जो है ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, चाहे वो एटमॉस्फेयर की हो, ओशन की हो, जियोस्फेयर, कायरोस्फेयर, सॉलिड, सबकी करके यहाँ पर पोलर, हाई सीज, ओशनिक रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, डीप ओशन मिशंस को कंडक्ट करना, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी जाएंगी। और ये चेक किया जाएगा कि जो अर्थ की जो डायरेक्शन होती है घूमने की, उस हिसाब से उनका क्या नई नई चीजें निकल के आती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। हमारे भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को संभालती है, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी बहुत फेमस है। मरीन लिविंग सोर्सेस, कोस्टल रिसर्च, सिस्मोलॉजी, ओशन इंफॉर्मेशन, पोलर एंड ओशन रिसर्च, ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, अर्थ साइंस स्टडीज, इन सब डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी ये हैंडल करती आ रही है। तो अर्थ साइंस यहाँ पर सारे कंपोनेंट से डील करती है, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है। हम इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है। तो ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं, ये इंडिया को काफी अच्छी एक जियो साइंसेज और इन सब की सर्विसेज में काफी ज्यादा एक्सेल करवा के आगे बढ़वा सकते हैं। राइट एवरीवन। अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी जो G-SAT-20 यहाँ पे लॉन्च हो रही है, G-SAT-20, G-SAT-N2 बोला गया है इसको अब। इसरो की ही एक आर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और स्पेस एक्स का फैल्कन 9 मिल करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोलैबोरेशन तो पहले की हो रखी है, लेकिन ये अब यहाँ पर जो है स्टार्ट दोबारा से इसके ऊपर जो है इसको लॉन्च प्रॉपरली किया जाएगा, ऑन बोर्ड लेके आया जाएगा। आप पढ़ सकते हो। आपको पता होना चाहिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसरो की ही एक ब्रांच है, जो कि अब G-SAT-20 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यहाँ पर इसका नाम अब N2 रख दिया गया है, वो स्टार्ट की जाएगी। NSIL जो है भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रॉपर फंडिंग कर रही है इसको। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब में यहाँ पर एक बैंड लेके आएगी, काका बैंड को। इस सैटेलाइट का वेट आप देख सकते हो, कितना स्पीड लेकर के आ रही है। ऐसे रीजन्स में ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके आएगी जहां पर अभी भी रिमोट है और जहां पर अभी भी इस चीज की कनेक्टिविटी हुई नहीं है, वहां पर इस चीज को रिवॉल्यूशन के रूप में लेके आएगी। तो किसके साथ इसको कोलैबोरेट किया गया था? स्पेसएक्स फैल्कन 9। ठीक है भाई। तो ये काफी पुराना था, लेकिन इसको अब जो है वो ऑन बोर्ड तैयार कर दिया जाए। ठीक है। NSIL बनाई भी इसीलिए गई थी, ठीक है, 2019 में, ताकि वो जो कि बाहर टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी और स्पेस की बाहर कंट्रीज के साथ कुछ सर्व करना है या कुछ कमर्शलाइज करना है, तो वो यहाँ पर ये NSIL यहाँ पे देख सके। इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के ट्रांसफर करना है टेक्नोलॉजी को, सैटेलाइट्स बनानी है अर्थ ऑब्जर्वेशन में, वो ये सारा काम देख सकती है। तो अलग से ये इसरो की ही एक आर्म है, इसरो को ही साथ में देखती है। इन्होंने सबसे पहला जो अपना यहाँ पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो यूएस की स्पेस सर्विस प्रोवाइडर के साथ किया था, स्पेस फ्लाइट के साथ। ठीक है। अभी तो ये स्पेस एक्स के साथ, एलॉन मस्क के साथ जा रही है। ठीक है। ताकि ये बेटर हम लोग स्पेस की मार्केट में बढ़ सकें। नो डाउट हम लोग स्पेस की मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आगे आगे आने वाले समय में और ज्यादा इंक्रीज होगी ये चीजें, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप देख भी सकते हैं, NSIL की खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं 11 से ज्यादा। काका बैंड यहाँ पे लगा रही हैं, सेल्युलर सेल्युलर बैकहॉल सर्विसेज लेके आएंगे पूरे रिमोट इंडिया में। ठीक है। कोलैबोरेशन कर रहे हैं स्पेस एक्स के साथ। आप ये देख सकते हो, स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 बनाया जाएगा, ये 2 स्टेज का रॉकेट होगा, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी, अब ये तो आपको पता ही है स्पेस एक्स का है। ठीक है। ये आपको पता है फैल्कन 9 जो है ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है, दोबारा से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या है कि भाई इससे क्या होगा ना, स्पेस एक्स में जितने भी फैल्कन 9 में जितने भी वो लगाए गए हैं ना रॉकेट में, जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं उसको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका अगली आने वाली जो
स्पेस की जो एक मिशन होगा वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो हम उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं फैल्कन 9 के साथ। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा आर्टिकल याद रखना है। एनएसआईएल पे सवाल बनने का पूरा पूरा चांस है। इससे बिल्कुल प्रीलिम्स में ज्यादा सवाल आएगा, और अगर मान लीजिए मेंस में कोई ऐसा सवाल आता है तो मेंस की आंसर राइटिंग में आप स्पेस सेक्टर के ऊपर आने का चांस है जीएस पेपर 3 में। तो आप इसरो की जितनी भी अचीवमेंट्स है, मैं अपनी डेली वाली वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, चाहे गगनयान है, चंद्रयान है, निसार सैटेलाइट है, शुक्रयान है, कई बार मैंने बताया। तो आप इन सबको हाईलाइट करके एनएसआईएल वाला जो ये वाला इनिशिएटिव है इसको भी हाईलाइट करोगे। तो आप इसरो की इतनी सारी चीजों को स्पेस सेक्टर में हाईलाइट करोगे कि स्पेस में उन्होंने कितना ज्यादा इंक्रीज किया है अपना एरिया। समझे भाई? क्लियर हो गया? चलो, अब आते हैं जीआई टैग्स। आप सभी लोग जानते हैं जीआई टैग्स जो है वो हर बार किसी ना किसी प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। जीआई टैग होता है भौगोलिक संकेतक जो एक जगह की पहचान बन जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको मशरूम, तो मशरूम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कश्मीर की पिक्चर बनेगी। मैं बोलूं केसर, सैफरॉन, आपके दिमाग में कश्मीर की पिक्चर बनेगी। क्यों बनेगी? बिकॉज ये सारी जो ये है आइटम्स हैं, ये जगह के साथ जुड़ी हुई है ना। ये 10 सालों के लिए दिए जाते हैं, 10 सालों के लिए दोबारा आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। और कर्नाटका के पास बहुत सारे जीआई टैग है। हर बार किसी ना किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए जाते हैं। राइट। अब इसका कोई, ये तो थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा था कि 17 दिए गए हैं 2023 में, नहीं, ऐसा कोई फिक्स नंबर इसका तय नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और 1999 के एक्ट के तहत बनाए गए थे। डब्ल्यूटीओ के साथ हमने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने साइन किया था, उसके बाद से इसको यहाँ पर चला रही हूँ। जीआई टैग्स ऐसे हैं, समझ गए भाई? जीआई टैग्स मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताए हैं। अभी मैं आपके सामने वो लेके आने वाली हूँ, वीकली करंट अफेयर्स, उसमें भी मैंने जीआई टैग्स के बारे में बताया, जो अभी जनवरी के आएंगे ना, वीकली वाले, उसमें भी। तो उसमें भी आप पढ़िएगा जरूर, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला आता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है कि भाई आधार के थ्रू, आपके पास आधार कार्ड है, उससे आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो इसमें जो है सही लिखा हुआ है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसमें 11% हमारे साइबर फाइनेंशियल स्कैम्स देखने को मिले हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि किस स्टेट में ज्यादा है, ये चीज अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। और इस तरीके की सारी चीजों को, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसको देखने के लिए भारत में इंडियन साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, जो इन चीजों को पूरे तरीके से डील करता है और ये चेक करता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है ना? समझ गए? तो ये है। अब जीआई टैग जो क्वेश्चन था वो भी आपको पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन है ये भी आपको कवर करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सारे सारे आर्टिकल्स आपके कवर होने चाहिए। और मेंस में भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए यार, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है पूरा एक एक आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप आधार कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट्स को यहाँ पे सेटल डाउन कर सकते हो। ठीक है। मतलब आपका आधार कार्ड है, उसके थ्रू लॉग इन करके आप पेमेंट्स को भी यहाँ पर कर सकते हो। इसे एपीईएस कहते हो। आप किसी भी बैंक के थ्रू, मतलब आधार के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है, आप जो है वो किसी भी एटीएम और किसी भी मशीन के थ्रू यहाँ पर बैंक के थ्रू करते हो, क्योंकि बैंक जो है वो आपके आइडेंटिटी को देखने के लिए आधार कार्ड को यूज करता है। ठीक है। बैंक आपकी सारी चीजों को देखने के लिए आधार कार्ड आपका देखता है, क्योंकि आधार कार्ड आपने बैंक में जमा करवाया। राइट। तो जो भी यहाँ पर आधार से लिंक हो रखे हैं बैंक अकाउंट्स, वहां पे सारा कुछ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, आप मतलब आपने आधार कार्ड अपने बैंक में सबमिट कराया हुआ है, आपने फिंगरप्रिंट स्कैन कराई हुई है, अपने आईज को स्कैन कराया हुआ है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। और ऐसे ही होता है ना। जो अंडर अंडर प्रिविलेज पीपल है उनको भी हेल्प मिल जाती है। तो आपको यही बताना है मेंस के आंसर में भी कि क्या होता है आधार पेमेंट सिस्टम। नेशनल पेमेंट सिस्टम ने बनाया है इसको, जो कि आप आधार नंबर और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद आप बताओगे कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं। यूजर फ्रेंडली है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गई, बैंक अकाउंट प्रिवेसी रहती है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, रिमोट एरियाज में चला गया है। ठीक है। बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन लोगों को समझ में आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बताओ। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव बता दोगे कि लोगों की नरेगा स्कीम से पैसा पहुंचाना है, पेंशन से पहुंचाना है, तो उनके डायरेक्टली जो उनके आधार के लिंक बैंक अकाउंट होते हैं डायरेक्टली वहां पहुंचाया जा सकता है। और डिजिटल
लिटरेसी इससे बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा इस बार का आर्टिकल। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, मतलब आर्टिकल्स उतने बड़े नहीं थे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको कंप्लीट कर लेना, मतलब बेसिक बेसिक बातें जो है वो लिखी हुई जो है वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है। ओके, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।